उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। हिजाब विवाद पर यूपी राजभर ने अखिलेश यादव से मांगा रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने का फैसला सुनाया है। इसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। राजभर ने कहा कि सपा के प्रवक्ता फैसले के विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोर्ट के आदेश से अखिलेश का मन दुखी है। राजभर ने अंत में जय संविधान कहते हुए जवाब की मांग की। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 2 अक्टूबर से चरलपल्ली गोरखपुर के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। ऐशबाग में भी ठहराव। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 अक्टूबर 2026 से चरलपल्ली और गोरखपुर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। ये ट्रेन लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन से होकर गुजरेगी और यहाँ भी इसका ठहराव रहेगा। ट्रेन संख्या 22075 चरलपल्ली से हर शुक्रवार रात 9:45 बजे रवाना होगी और भोपाल, बीना व झांसी होते हुए तीसरे दिन 12:58 पर ऐशबाग पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 6:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22076 गोरखपुर से हर रविवार सुबह 8:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन शाम करीब 5 बजे चरलपल्ली पहुंचेगी। यात्रियों के लिए ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध होंगे। इससे तेलंगाना, लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को एक नया और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कृषि विभाग के 3446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम योगी ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार अब तक 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां बिना सिफारिश और लेन देन के हो रही है। योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए भर्ती में भ्रष्टाचार और नकल का आरोप लगाया। उन्होंने आयोगियों और भर्ती बोर्डों को निर्देश देने की बात कही कि अधियाचन मिलने के बाद जल्द विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पूरी की जाए। यानी यूपी के युवाओं के लिए अगले 6 महीने सरकारी नौकरी के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। यूपी में महिलाओं की श्वेत क्रांति। 5 कंपनियों का कारोबार 5716 करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाओं की आर्थिक ताकत अब दुग्ध कारोबार के जरिए तेजी से बढ़ रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूहों की 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों ने 2019 से अब तक 5716 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। इन कंपनियों से 3 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी और रोजाना करीब 12 लाख लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है। इस महिला आधारित डेयरी नेटवर्क का विस्तार 31 जिलों के 6603 गांवों तक हो चुका है। खास बात यह है कि महिलाएं सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि संग्रहण, प्रसंस्करण, मार्केटिंग और कंपनी संचालन में भी भागीदारी निभा रही हैं। बलिनी, काशी सामर्थ्य, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा और सृजनी, इन 5 कंपनियों के जरिए पशुपालन को नियमित आय और ग्रामीण उद्यमता से जोड़ा जा रहा है। यूपी की ये महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां गांवों में रोजगार, आय और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नई गति दे रही हैं। यूपी में कांग्रेस की नई रणनीति। आरक्षण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रगान पर बीजेपी को घेरा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ आरक्षण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रगान जैसे मुद्दों को लेकर नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां SC, ST और OBC वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। गौतम ने जातिगत जनगणना में OBC से जुड़े प्रावधान और सरकारी भर्तियों में आरक्षित पदों को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करेगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। हालांकि महाना और कार्यक्रम आयोजकों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थे। कांग्रेस ने कानपुर में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को भी सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ा। यानी 2027 की तैयारी के बीच कांग्रेस यूपी में आरक्षण और सामाजिक न्याय को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है।
यूपी में 4004 करोड़ के निवेश को मंजूरी, 8 बड़ी परियोजनाओं को मिल रही हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने करोड़ों रुपए की 8 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। परियोजनाएं गोरखपुर, अमरोहा, ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत और मथुरा में लगेंगी। इनमें एल्पेक्स सोलर का मथुरा में करीब 992 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट का ललितपुर में 738 करोड़, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स का गौतम बुद्ध नगर में 587 करोड़ और डेयरी क्षेत्र की बागपत परियोजना में 539 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इन परियोजनाओं से सीमेंट, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, वायर, इलेक्ट्रिकल, डेयरी, विनिर्माण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मुताबिक इन निवेशों से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। एनसीआर में पुराने वाहनों पर कार्रवाई में लापरवाही, यूपी के 13 एआरटीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई में लापरवाही अब परिवहन अधिकारियों पर भारी पड़ी है। यूपी के 13 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों यानी एआरटीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और परिवहन विभाग के निर्देश के बावजूद एनसीआर के जिलों में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार काफी धीमी पाई गई। नियमों के तहत 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को पकड़कर अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर भेजने के निर्देश हैं। हर एनसीआर जिले में रोजाना करीब 500 पुराने वाहनों को निरुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन समीक्षा में सामने आया कि अब तक सिर्फ 666 पुराने वाहनों को ही निरुद्ध किया गया है। इसके बाद मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली समेत कई जिलों के 13 एआरटीओ पर कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त ने अधिकारियों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि विभाग में 3572 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। लखनऊ में युवाओं के लिए बड़ा रोजगार कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग और मंडी परिषद के नवनियुक्त कर्मचारियों को 3572 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनमें कृषि विभाग के 3446 प्राविधिक सहायक यानी ग्रुप सी पद और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिव शामिल हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मुख्यमंत्री खुद चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये नियुक्तियां प्रदेश में सरकारी रोजगार को लेकर सरकार की बड़ी पहल का हिस्सा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का बड़ा हमला, आरक्षण को लेकर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की राजनीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि सपा की सरकारों के दौरान गरीबों और गैर यादव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की मेहरबानी से सपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, लेकिन उसका इस्तेमाल जनता की सेवा की बजाय आरक्षण में कथित तौर पर हेरफेर के लिए किया गया। राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि वो अपने चाचा शिवपाल यादव से पूछ लें, जिन्हें वो इन आरोपों की सच्चाई का गवाह बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब गैर यादव पिछड़ा समाज सैफई परिवार की राजनीति का समर्थन नहीं करेगा। राजभर के इस बयान से यूपी में पिछड़ा वोट और आरक्षण की राजनीति को लेकर सपा और सुबह सपा के बीच जुबानी जंग और तेज होने के संकेत हैं। यूपी में 41 फर्जी डॉक्टरों पर एफआईआर, अब 20 साल पुराने पंजीयन की भी होगी जांच। उत्तर प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ के आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत 41 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला तब सामने आया जब शिकायत के बाद जांच में 5 संदिग्ध डॉक्टरों के अलावा 36 और लोगों की डिग्रियां फर्जी पाई गई। इसके बाद सभी 41 पंजीयन रद्द कर दिए गए, लेकिन संबंधित जिलों में एफआईआर की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब बोर्ड के प्रशासक के निर्देश पर हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही बोर्ड के पुराने पंजीयन मामलों की भी जाँच शुरू करने का फैसला हुआ है। प्रशासक मदन गर्ब्याल के मुताबिक एक टीम संदिग्ध पंजीयन की जाँच कर रही है और अब करीब 20 वर्षों में हुए पंजीयनों की भी जाँच कराई जाएगी। बोर्ड का कहना है कि जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कदम फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज करने वालों पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
यूपी में स्किल डेवलपमेंट का नया मॉडल, प्रशिक्षण के बाद सीधी नौकरी और स्वरोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के लिए नया मॉडल तैयार कर रही है। अब सिर्फ ट्रेनिंग देने की बजाय युवाओं को प्रशिक्षण के बाद सीधे नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने पर फोकस होगा। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले में वहां के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इसके लिए स्किल कनेक्ट सेल, उद्यम मेले, इंडस्ट्री विजिट और राज्य इंटर्नशिप योजना जैसी पहलों का मजबूत किया जाएगा। सरकार टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से आईटीआई संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने की दिशा में काम कर रही है, ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। बैठक में उद्योग संगठनों और विभिन्न स्किल काउंसिल के प्रस्तावों की भी समीक्षा हुई। सरकार का लक्ष्य साफ है, युवाओं को सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार और कमाई का वास्तविक अवसर देना। यूपी में बनेगा यामानाशी जापान डेस्क, जापानी निवेश और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। लखनऊ में हुई बैठक में इन्वेस्ट यूपी के अंदर अलग से यामानाशी जापान डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया। इस डेस्क के जरिए जापानी कंपनियों के निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। यीडा क्षेत्र के प्रस्तावित जापानी सिटी के लिए 500 एकड़ में से 350 एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि यूपी के युवाओं के लिए जापान में रोजगार के अवसर मजबूत हो सके। वहीं जापानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु जैसे बौद्ध स्थलों को पर्यटन नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया गया। यूपी जापान निवेश सम्मेलन में भाषणी एआई प्लेटफॉर्म ने हिंदी, अंग्रेजी और जापानी के बीच रियल टाइम अनुवाद की सुविधा देकर भाषा की बाधा भी कम की। यूपी के 3126 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए भवन, जिलों को जारी हुई 50% धनराशि। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रदेश के 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। वर्ष 2026-27 के लिए इन स्कूलों के पुनर्निर्माण का बजट मंजूर हो चुका है और स्वीकृत राशि की 50% धनराशि जिलों को जारी कर दी गई है। प्राथमिक स्कूल के एक भवन के पुनर्निर्माण पर करीब 15 लाख रुपए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए करीब 29 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए 172 करोड़ और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 129 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जिन स्कूलों की इमारतें जर्जर या गिरने योग्य हैं, उन्हें उसी परिसर में हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए भवन का डिजाइन भी जारी किया जा चुका है। नए भवन बनने से बच्चों को सुरक्षित, बेहतर और सुविधाजनक कक्षाएं मिलेंगी और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलना हुआ आसान नहीं, अब पहले डीएम को देना होगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब इच्छुक आवेदक सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण में आवेदन नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करनी होगी, जिसे नेशनल स्किल काउंसिल से अनुमोदित होना जरूरी है। इसके बाद डीपीआर के साथ प्रस्तावित संबंधित जिले के जिलाधिकारी यानी डीएम के सामने रखना होगा। डीएम की संस्तुति मिलने के बाद ही आवेदक राज्य परिवहन प्राधिकरण में आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेगा। सरकार ने चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए पहले लागू लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई की व्यवस्था खत्म कर दी है। परिवहन विभाग के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य नए मानकों के अनुरूप व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना है। यानी अब यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए डीपीआर, डीएम की संस्तुति और उसके बाद परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। 2027 चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नई टीमों का ऐलान टला। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। पार्टी की 6 क्षेत्रीय टीमों में 70% से ज्यादा नए चेहरों को शामिल करने की योजना है, लेकिन अंदरूनी विरोध की आशंका के चलते नई टीमों का ऐलान फिलहाल टल गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जुलाई में संगठन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नई टीमों के नामों पर कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन पार्टी के अंदर संभावित असंतोष को देखते हुए घोषणा में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदले जाने के बाद संगठन में नए चेहरों को ज्यादा जगह मिलेगी। हालांकि कुछ जिलों में मूल कैडर के कार्यकर्ताओं की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों के दबाव को लेकर विरोध की आवाजें भी सामने आई हैं। हर क्षेत्रीय टीम में अध्यक्ष के अलावा महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्री समेत 35 से ज्यादा पदाधिकारी हो सकते हैं। साथ ही युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और एसटी मोर्चों की टीमें भी गठित होंगी। भाजपा 2027 के चुनावी समीकरण और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर संगठन की नई टीम तैयार कर रही है। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, अस्पतालों को जांच और दवाओं की व्यवस्था के निर्देश। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को मरीजों की निगरानी,
जांच और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में दवाओं और जांच की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर टीबी, डायबिटीज, हृदय और किडनी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश भी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल बीमारी का व्यापक प्रभाव नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। वहीं लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की गई है। खांसते या छींकते समय मुंह, नाक ढकें, हाथ साफ रखें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। नोएडा में हाल ही में 14 H1N1 मामलों की पुष्टि के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी है। चीनी के बढ़ते दामों पर सुबह सपा का सपा को साथ आने का ऑफर, बोली आंदोलन करें। उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत गर्मा गई। प्रदेश सरकार की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर आंदोलन करने का खुला ऑफर दिया है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि चीनी महंगी होने का सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। उन्होंने सपा से सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय जनता के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की अपील की। अरविंद राजभर ने कहा कि अगर सपा आंदोलन करती है तो सुबह सपा भी उसके साथ खड़ी होने को तैयार है। वहीं सुबह सपा ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण की मांग को लेकर जिलाधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का फैसला किया है। यानी सत्ता में सहयोगी होने के बावजूद सुबह सपा ने इस मुद्दे पर सरकार तक जनता की परेशानी पहुंचाने और विपक्षी सपा को आंदोलन के लिए साथ आने का संदेश दिया है। यूपी में शिक्षकों की नई जिम्मेदारी, 40 मिनट के 10 वीडियो देखकर पहचानेंगे बच्चों की जरूरतें। उत्तर प्रदेश में बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए प्रशस्त 2.0 के तहत नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। स्क्रीनिंग से पहले प्रदेश के शिक्षकों को करीब 40 मिनट के 10 सेंसिटाइजेशन वीडियो देखने होंगे। इन वीडियो के जरिए शिक्षकों को बच्चों की जरूरतों, स्क्रीनिंग प्रक्रिया और संवेदनशील तरीके से उनकी पहचान करने की जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों को प्रशस्त ऐप या पोर्टल पर वीडियो देखकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में परिषदीय स्कूलों के साथ एडेड और निजी स्कूलों के शिक्षक भी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सभी शिक्षक एक समान प्रशिक्षण के बाद बच्चों की शैक्षिक जरूरतों की पहचान करें और उन्हें जरूरी सहयोग उपलब्ध करा सके। यानी स्क्रीनिंग से पहले शिक्षक तैयार होंगे ताकि बच्चों को उनकी जरूरत के मुताबिक बेहतर शैक्षिक सहायता मिल सके। यूपी से हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, 10,761 करोड़ के प्रस्ताव पर कैबिनेट में फैसला। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने की तैयारी है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक अमरोहा के रिखालू से बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक करीब 147 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी अनुमानित लागत 10,761 करोड़ रुपए है। करीब 117 किलोमीटर हिस्सा यूपी और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। इसके अलावा 7,768 करोड़ रुपए के 106 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में 400 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। साथ ही तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित 3 लाख छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोलने और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों पर भी निर्णय संभव है। यानी आज की कैबिनेट बैठक में सड़क, निवेश, परिवहन और कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर नजर रहेगी। यूपी में जेनजी के बीच पहुंचा चुनाव आयोग, युवाओं को समझाई चुनावी प्रक्रिया। चुनाव आयोग अब युवाओं के बीच जाकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ा रहा है। लखनऊ में निर्वाचक साक्षरता क्लब यानी ELC 2.0 के सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से लेकर मतदान और मतगणना तक पूरी प्रक्रिया नियमों, निगरानी और राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ होती है। आयोग का उद्देश्य है कि युवा सोशल मीडिया या राजनीतिक दावों के बजाय तथ्य और प्रक्रिया के आधार पर चुनाव से जुड़ी जानकारी को समझे। आयोग ELC 2.0 को देश के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ रहा है। वहीं यूपी के युवाओं से 2027 विधानसभा चुनाव में 93% मतदान के पश्चिम बंगाल के रिकॉर्ड को तोड़ने की अपील की गई है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड जन्मतिथि, पता या नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे सीधे मतदाता सूची से नहीं जोड़ा जा सकता। चुनाव आयोग की कोशिश है कि जेनजी सिर्फ वोटर ना बने, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को समझने वाला जागरूक मतदाता भी बने। यूपी में 5 करोड़ आयुष्मान लाभार्थियों को राहत, डेटा सुधार के लिए नया पोर्टल। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आधार और आयुष्मान योजना के डेटा में अंतर होने की वजह से जिन लोगों का कार्ड नहीं बन पा रहा था, अब उनकी समस्या दूर की जाएगी। इसके लिए BDP यानी बेनिफिशियरी डाटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है। इसके जरिए पिता का नाम, उम्र, लिंग या पते जैसे जानकारियों में गलती होने पर ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। लाभार्थी को सही दस्तावेजों के साथ नजदीकी CSC या CMO कार्यालय
कार्यालय जाना होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। यानी डेटा में छोटी गलती के कारण आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को अब रिकॉर्ड सुधार कर योजना का लाभ लेने का रास्ता भी मिलेगा। 2027 में सपा बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा संकेत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही होगा। पार्टी मुख्यालय में बैठक के दौरान अखिलेश ने भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चीनी के बढ़ते दाम और खाद की कथित कमी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने प्रदेश की सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए गोरखपुर, गंगा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि बच्चों को स्कूलों में गर्म खाना मिलना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि आरक्षण था, है और आगे भी रहेगा। वहीं राम मंदिर से जुड़े गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जताई। यूपी में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, कानपुर में 36 टन जहरीला चना नष्ट। कानपुर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 टन यानी 36,580 किलो भुना चना नष्ट करा दिया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई है। मामला दिसंबर 2025 का है, जब खाद्य विभाग की टीम ने बिनगवा स्थित एक गोदाम से भुना चना बरामद कर सैंपल जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला रिपोर्ट में चने में ओरामिन डाई यानी कृत्रिम पीला रंग पाया गया। खास बात यह है कि ओरामिन डाई का इस्तेमाल आमतौर पर चमड़ा और कपड़ा रंगने में किया जाता है और खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। जांच के बाद पूरे माल को असुरक्षित घोषित कर सीज कर दिया गया था। अब अदालत के आदेश के बाद इसे कानपुर के भौंती डंपिंग यार्ड में नष्ट कराया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रंग के सेवन से उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि लंबे समय तक सेवन लीवर और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। यानी मिलावट के खिलाफ कार्रवाई में कानपुर में लाखों रुपए का असुरक्षित खाद्य माल नष्ट किया गया है। यूपी में 4 लाख अभ्यर्थियों की डीएलएड परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के निर्देश। उत्तर प्रदेश में सितंबर में होने वाली डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 68 जिलों में कराई जाएगी और परीक्षा केंद्रों को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। केंद्र के लिए राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा खुले में या तंबू कनात लगाकर नहीं होगी। हर केंद्र पर पर्याप्त फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, जनरेटर और अन्य जरूरी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। केंद्र की न्यूनतम क्षमता 500 परीक्षार्थियों की रखी गई है। साथ ही केंद्र पर 4 दीवारी और मुख्य प्रवेश द्वार होना भी जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारी तय कार्रवाई हो जाएगी। यूपी में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के साथ 4 लीटर पेट्रोल, जाने कौन उठा सकेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के साथ 4 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। योजना में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं में से टॉप 5% मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा बलिदानी परिवारों की छात्राओं, दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं को विशेष प्रावधान के तहत लाभ मिलेगा। पात्रता के लिए छात्रा का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूटी के पैकेज में रजिस्ट्रेशन शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, ISI मार्क, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 4 लीटर पेट्रोल शामिल है। पात्र छात्राओं की सूची विश्वविद्यालय तैयार करेंगे और जिलाधिकारी स्तर पर सूची प्रदर्शित कर स्कूटी का वितरण कराया जाएगा। हर जिले में समारोह के जरिए स्कूटी दी जाएगी, जबकि अंतिम चयन शासन स्तर पर ही होगा। रक्षाबंधन पर नमो भारत का तोहफा, हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अतिरिक्त ट्रिप्स चलाने का फैसला लिया गया है। 27 और 28 अगस्त को NCRTC एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स चलाएगा। इन दोनों दिनों में ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध होंगी। ये सुविधा पूरे कॉरिडोर यानी सराय काले खां से मोदीपुरम तक रहेगी। खासतौर पर राखी बांधने के लिए सफर करने वाली महिलाओं और परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों का इंतजार कम होगा, सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और त्योहार के दौरान सड़क पर जाम का दबाव भी घट सकता है। नोएडा में बनेगा 220 केवी का नया बिजली घर, 203 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नोएडा के तेजी से विकसित हो रहे नए सेक्टरों में बिजली की बढ़ती जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। सेक्टर 155 में 220 केवी क्षमता का नया बिजली घर बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर करीब 203 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बिजली घर के लिए लगभग 3 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर 155 और आसपास के इलाकों में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर विकास होगा, जिससे बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी।
है। नया बिजली घर तैयार होने से भविष्य की बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और मौजूदा सिस्टम पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव भी कम होगा। सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब परियोजना से जुड़े तकनीकी और निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नए सेक्टरों को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही बिजली का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की तैयारी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन दी, अब नौकरी की मांग। विस्थापित युवाओं ने सीएम योगी से लगाई गुहार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले विस्थापित किसान परिवारों के युवाओं ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। युवाओं का कहना है कि 2019 में एयरपोर्ट के प्रथम चरण के लिए उनकी जमीन ली गई थी। उस समय प्रभावित परिवारों को बच्चों को 5 लाख रुपए या एयरपोर्ट में रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। करीब 8 साल बीत चुके हैं और एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू हो गई, लेकिन युवाओं के मुताबिक अब उन्हें अब तक अस्थायी नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने मांग की कि पात्र विस्थापित परिवारों के बच्चों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थायी रोजगार दिया जाए और इसके लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाए। युवाओं का कहना है कि किसानों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जमीन दी है, इसलिए अब उनके बच्चों के रोजगार और भविष्य की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। गाजियाबाद में 4000 जिंदगियों पर खतरा, जर्जर अपार्टमेंट पर विधान परिषद में सुनवाई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट की जर्जर हालत ने करीब 4000 निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। 1298 फ्लैटों वाले इस सोसाइटी की कई इमारतों में दीवारों और कॉलम से प्लास्टर झड़ रहा है और सरिया बाहर निकला है। कई छज्जे भी जर्जर होकर टूट रहे हैं। निवासियों के मुताबिक वाटर टैंक में रिसाव, बेसमेंट की क्षतिग्रस्त नालियां, कमजोर केबल प्लेट्स और बंद वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स जैसी समस्याएं भी लंबे समय से बनी हुई हैं। वहीं सोसाइटी के बिजली ढांचे पर भी सवाल उठे हैं। करीब 10 साल से पर्याप्त रखरखाव नहीं होने का आरोप है। 24 ट्रांसफार्मर प्रस्तावित थे, लेकिन अभी तक 18 ही लगाए गए हैं और 6 ट्रांसफार्मर लंबित है। निवासियों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामले की विधान परिषद में सुनवाई होनी है, जिससे अब समाधान की उम्मीद बढ़ी है।